नमस्कार। विभाग विनोद में आज फिर मैं एस.एन. विनोद आपके सामने हाजिर हूँ। आज की उस खबर पर अपने विचार शेयर करें जिस पर राजनीतिक हलकों में तो चर्चा चल ही रही है। राजनीति के विद्यार्थी भी इस पर विमर्श कर रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका समापन कल कश्मीर में हो गया, से कांग्रेस को कितना राजनीतिक लाभ अर्थात चुनावी लाभ मिलेगा। यह एक बहस का विषय है जिस पर कि सारे राजनीतिक दल, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अन्य राजनीतिक दल, अन्य लोगों के, आम नागरिकों के अलावा भी चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रहे, कांग्रेस जिसे अभी कुछ दिनों पूर्व तक, कुछ माह पूर्व तक बिल्कुल यह कहा जाता था कि मरणासन अवस्था में बिस्तर पर पड़ी है, उसे एक संजीवनी की तलाश थी, उसे पुनर्जीवित करने के लिए, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए, उस समय 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की घोषणा राहुल गांधी ने जब की, तो यह दोहराना ही होगा कि उनका मजाक उड़ाया गया, विशेषकर उनके विरोधियों द्वारा, कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे। यह तो बिल्कुल ये अपने परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए परिवार जोड़ो यात्रा है, इसका कांग्रेस या देश से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे उन पर आरोप लगे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी में जो परिवर्तन आया है पिछले दिनों, और यह निर्णय भारत जोड़ो यात्रा का, यह राजनीतिक दृष्टि से मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, न केवल कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की दिशा में, बल्कि ध्यान रखें, राहुल गांधी की एक जो छवि बना दी गई थी आम लोगों के बीच में, पप्पू कहकर, मतलब एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में उन्हें पेश किया जाता था, और ये कहा जाता ये तो पार्ट टाइमर है, ये तो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, इनको राजनीति में इनकी गंभीरता नहीं है, ये उन पर आरोप लगते थे। लेकिन इस यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी की वह छवि जिसका निर्माण जानबूझकर विरोधियों ने किया था, वो समाप्त हुई। अब एक नए राहुल गांधी का अवतरण हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके आलोचक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब जो राहुल गांधी हैं वो पुराने राहुल गांधी नहीं है, एक परिपक्व राजनेता के रूप में वे सामने आए हैं, और इसका लाभ कांग्रेस को अवश्य मिलेगा। अब यही चर्चा का विषय है कि कांग्रेस को लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। क्या वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक पंडित भी अभी पसोपेश में है, खुलकर कुछ कहने से वो बच रहे हैं। इस सत्य के बावजूद कि हमारे जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है उसमें बहुमत संख्या बल का खेल होता है, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल आगे है, लेकिन सच्चाई यह है, एक कड़वा सच यह चिन्हित है कि उन्हें कुल मतदाता का मात्र 34% मत ही प्राप्त हुआ है, अर्थात 66% मत खिलाफ में गया है, विरोध में गया है। यह विडंबना है हमारी राजनीति की, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की एक विडंबना है। 34% मत प्राप्त कर आप बहुमत प्राप्त करते हैं, सत्ता में आते हैं, और 66% मतलब देश के 66% जनता ने, मतदाता ने आपके खिलाफ वोट दिया, मात्र 34% आते बावजूद इसके आप सत्ता में पहुंचने, चूंकि यह 66% विरोध का जो मत है विरोधी दलों के बीच बट गया, उनका बंटवारा हो गया, जिसका लाभ उस 34% वोट प्राप्त करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। यह हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की एक विडंबना है। इस पर राजनीतिक पंडितों को
विचार करना चाहिए। ये एक बहस का मुद्दा है, अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन अब एक प्रणाली है, हमने अपनाया हुआ है, चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। लेकिन इसीलिए अब जो बार बार कहा था विपक्षी एकता की बात होती है कि विपक्षी दल एक मंच पर अगर एकजुट आकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चुनौती देते हैं तो परिणाम कुछ दूसरे होंगे। और इस देश में यह प्रयोग हो चुका है। ध्यान रखें, 70 के दशक के वह काल जब शक्तिशाली इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके कतिपय निर्णयों आचरण से उनके खिलाफ एक वातावरण तय हुआ। एक वातावरण ऐसा तैयार हुआ था कि एक नारा बन गया, एक आंदोलन शुरू हुआ इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ। ये कहा कि इंदिरा के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ क्रांति का आह्वान किया गया था। और ये तो परिचित है, पूरा देश परिचित है, आप सभी को पूरा संसार परिचित है कि जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखें, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जो इंदिरा गांधी को अपनी बेटी मानते थे, ध्यान रखिए, जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को अपनी बेटी मानते थे, वो उनके इंदिरा गांधी के खिलाफ सामने आए, आंदोलन का नेतृत्व किया। और उन्होंने जब उसके बाद आंदोलन के बाद इस बीच में इंदिरा गांधी ने बहुत सारे अलोकतांत्रिक फैसले लिए, देश को आपातकाल में झोंक दिया, आपातकाल लगा दिया, लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, बिल्कुल एक जंगल राज की तरह वह जो अवधि थी उसमें इंदिरा गांधी। नतीजा क्या हुआ? जिन्होंने कहा कि जनशक्ति की जब बात आती है और विपक्ष की एकता की बात आती है, जयप्रकाश नारायण का आह्वान पर सारे गैर कांग्रेसी दल, जिसमें तत्कालीन जनसंघ, अब की भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ ने भी, बल्कि सबसे बड़ी कुर्बानी तब जनसंघ ने दी थी, उसने अपना चुनाव चिन्ह, अपना झंडा, अपनी पहचान का त्याग कर जो जनता पार्टी का गठन हुआ उसमें अपने को विलय कर दिया। यह जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व का करिश्मा था। उनकी बातों पर, उनके शब्दों पर विश्वास के सारे विपक्षी दल एक मंच पर आ गए इंदिरा गांधी के कथित कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ? जो भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुमत हमेशा, कभी भी इस देश में, अभी आजादी के बाद जो चुनाव हुए, जो बहुमत हम कहते हैं कि आधे, कम से कम 50% से किसी को नहीं प्राप्त हुआ। यह स्थिति थी उस समय जब जनता पार्टी का निर्गठन किया, जिसमें सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए, एक मंच पर आ गए। तब यह दोहराना ही होगा कि कांग्रेस को सत्ता से जनता ने उखाड़ फेंका और तो और स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी। यह जनता की ताकत है और यह विपक्षी एकता के उस समय प्रमाणित हो गया था कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो परिणाम कुछ दूसरे होंगे। लेकिन अब उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं। कोई शासन किस तरह से चला, क्या चला, अल्पावधि में ही जनता पार्टी की सरकार भी गिर गई और पुनः 2-2.5 साल के अंदर में कांग्रेस की वापसी हो गई, इंदिरा गांधी की वापसी हो गई। यह देश का जनतंत्र है। यह मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि चूंकि ऐसे प्रमाण मौजूद है भारतीय इतिहास में, बावजूद इसके विपक्ष जो बार बार कहता है भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, ये लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप ले आएंगे, तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, ये आरोप लगते हैं, बावजूद इसके एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे? अभी पिछले दिनों कुछ नेताओं ने कोशिश की लेकिन विफल है। अभी राजीव गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, जिसका समापन एक दिन निर्धारित तिथि आज 30 जनवरी थी, एक दिन पूर्व 29 जनवरी को कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराकर राहुल गांधी ने समापन किया। वहां आज के दिन उन्होंने कई विपक्षी दलों के नेताओं को, 21 विपक्षी दल के नेताओं को पत्र लिखा था, एक बैठक के लिए, एक चर्चा, विचार विमर्श के लिए, आगे की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए। लेकिन उस आह्वान का, उस अनुरोध का प्रतिसाद जो मिला सामने है, लगभग
वह प्रयास विफल हो चुका है। विपक्षी दल, ऐसा नहीं लगता कि विपक्षी दल राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे। यह एक बात सामने है। अब यह सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों आज कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दशकों उनसे शासन किया, इसमें कोई संदेह नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में उसकी निर्णायक भूमिका इतिहास में दर्ज है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। बाकी जो शेष दल है, कहने को बहुत सारे राष्ट्रीय दल के रूप में निबंधित है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके सीमित प्रभाव है अपने अपने क्षेत्रों में। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की मौजूदगी ही दर्ज होती है और हो रही है, फिर उसके नेतृत्व को आप कैसे नकार सकते हैं। यहां बात सिर्फ क्षेत्रीय नेताओं के निजी अहम की आती है। अगर सचमुच वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मंच तैयार करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ करना चाहते हैं, फिर एक मंच पर आए। और यह तो है कि जिस दल का ज्यादा एमपी होगा, जो भी लोकसभा सभा जिसकी ज्यादा संख्या होगी, उसका नेता होगा। यह तो स्थापित परंपरा है, आप उसको चुनौती कैसे दे सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि निजी महत्वाकांक्षाएं नेताओं की आड़े आ रही है विपक्षी एकता के मार्ग में। चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार के नीतीश कुमार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो, या फिर दक्षिण के जो नेता है केसीआर आदि, वो सबों की निजी महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंची है कि वे उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं। नतीजतन आज भी विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है। और जो ताजा प्रमाण उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का आह्वान को लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको उपेक्षा की, यह एक ताजा उदाहरण है। हालांकि विपक्षी नेता, स्वयं कांग्रेस के कुछ नेता यह अवश्य दावा कर रहे हैं कि अभी समय है, आने वाले दिनों में विपक्ष एकजुट होगा। चलिए प्रतीक्षा कर लेते हैं। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए, और यह किसी दल के विरोध या पक्ष की बात नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के हित में है कि विपक्षी एकजुट होकर के एक मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे। उसका कारण है, पिछले कुछ अवसरों पर मैं बता चुका हूं कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिग्गज नेताओं का यह मत है कि अगर वर्तमान सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है, आप समझ सकते हैं वर्तमान सरकार से मेरा आशय क्या है। अगर तीसरी बार इसी रूप में सत्ता में आती है, दोहरा दूं, यह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के कुछ विचार हैं, तो फिर देश में लोकतंत्र लोग भूल जाएं। सवाल है कि ऐसी आशंका वो क्यों व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, सार्वजनिक रूप से नहीं कर रहे हैं, निजी बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। यह एक सच्चाई, एक कड़वा सच है कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का यह मत है कि आने वाले दिनों में भारत में लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप समाप्त हो सकता है। यह एक रणनीति के तहत उसे समाप्त किया जा रहा है। जिस प्रकार पिछले दिनों लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा हुआ, एक न्यायपालिका अभी भी कमोबेश आजाद है, लेकिन न्यायपालिका पर भी जिस प्रकार आक्रमण किए जा रहे हैं, स्वयं देश के कानून मंत्री के द्वारा आक्रमण किए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि यह सरकार किस दिशा में सोच रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू अगर न्यायपालिका पर चोट करते हैं तो ये उनके निजी विचार नहीं हो सकते। निश्चय ही उन्हें शीर्ष नेतृत्व का इशारा है, उनको अनुमति है इस तरह का प्रहार करने के लिए। देश के बड़े बड़े जो कानूनविद हैं
सुप्रीम कोर्ट के अनेक अवकाश प्राप्त जज यह बता चुके हैं, सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं कि अगर न्यायपालिका पर इस प्रकार के प्रहार होते रहे तो फिर देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, और जब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो स्वयं भारत के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। यह एक सच्चाई है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि हाँ, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, यह देश के लोकतांत्रिक पद्धति के हित में है, लोकतंत्र के हित में, आम जनता के हित में, भारत माता के हित में है कि विपक्ष एकजुट होकर अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर वर्तमान सत्ता को चुनौती दे, और तब परिणाम उनके हक में जाएंगे, और उसके बाद लोकहित में आप फैसले लें। अगर आपकी सरकार बनती है उस स्थिति में, तो आशा भरी दृष्टि से देश की जनता आपकी ओर दिखेगी, बहुमत की जनता। तथा ध्यान रखें, उस समय मैंने जैसे कहा, आप उनके हित में नीतियां बनाए, कार्यक्रम बनाए, उन्हें क्रियान्वित करें, तो न केवल भारत जिस मार्ग पर आज आगे बढ़ रहा है, लगभग हर क्षेत्र में उसकी जो नई उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, वह और गति प्राप्त करेगा, और तब हम अपनी उस आकांक्षा की पूर्ति कर पाएंगे जिसके अंतर्गत हम भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन देखना चाहते हैं। यह दोहराते हुए कि हाँ, कहीं पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, किसी निजी कुंठा की बात नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र के हित में है कि आज विपक्षी दल एकजुट होकर वर्तमान सत्ता को चुनौती दे, और इस चुनौती चुनाव में दे, उन्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और उसके बाद लोक हितकारी कार्यक्रमों को अंजाम दे। देश की जनता पलक बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रही है, उससे निराश नहीं करें। धन्यवाद।